हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। ठीक है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी और मैटर्स क्या होते हैं। और इससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि इस टाइम की एनसीईआरटी की करंट सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, करंट न्यू सिलेबस के हिसाब से इस वाले चैप्टर में ना आपको बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह करने थे। तो जो नया सिलेबस अकॉर्ड हुआ, नया सिलेबस आपको मिला है पढ़ने के लिए इस टाइम पे, तो उसमें वो जो डेरिवेशंस वगैरह थे उन सब डेरिवेशंस को हटा दिया गया है। सिर्फ आपको फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, डेरिवेशंस नहीं पढ़ने। तो ये चैप्टर जो आपका है मैग्नेटिज्म मैटर, उसमें आपको डेरिवेशंस नहीं करने हैं, सिर्फ आपको थियोरेटिकल चीजें पढ़नी है और थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा भी हो जाए। ठीक है, तो संभाल लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक रहेगी हमारी मैग्नेट की। ठीक है कि मैग्नेट के बारे में क्या होता है। तो मैग्नेट के बारे में आई होप आपने क्लास 10 में तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा और आप जानते भी हो कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो अपने आसपास के एरिया में, ठीक है, अपने आसपास के एरिया में कि लोहे वाली चीजों को अट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, जो लोहे जैसी चीजें होती हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो उन सब चीजों को ये मैग्नेट वाली चीज क्या करती है, अपने पास में अट्रैक्ट करती है, उनको अपने पास खींचती है। तो मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कुछ मैग्नेटिक चीजों को अपने आसपास में खींचता है। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करी जाए तो डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट इज ए टाइप ऑफ सबस्टेंस। मैग्नेट इज ए टाइप ऑफ सबस्टेंस which attract some pieces of iron, nickel, cobalt, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। जो आयरन के पार्टिकल्स को, निकल के छोटे छोटे टुकड़े को, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को, या फिर कोई और टाइप के मैग्नेट को, ये एक मैग्नेट अगर अपने पास में अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज जो होती है वो चीज मैग्नेट कहलाती है। ठीक है, और उस चीज को या फिर निकल वगैरह, कोबाल्ट वगैरह को जब भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो उस अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। एंड दोज properties of attraction called मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस चीज को, वो मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को बोला जाता है, वो मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। मतलब मिला जुला के आपको इस चैप्टर में मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप्स का होता है, मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेट कौन सा फील्ड जनरेट करता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मैग्नेट। ठीक है, एक चीज और, जब भी आप मैग्नेट पढ़ना तो उसमें याद रखना कि मैग्नेट में हमेशा आपको दो पोल्स मिलेंगे। ठीक है, मैग्नेट में हमेशा आपको दो पोल्स मिलेंगे। उन पोल्स को कहा जाता है, एक का नाम होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक का नाम होता है साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट में हमेशा दो चीज मिलेगा। नॉर्थ पोल को हमेशा एन करके दिखाया जाता है, एन पोल, और साउथ पोल को हमेशा एस मतलब साउथ पोल करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप मैग्नेट डिस्कस करोगे ना, तो मैग्नेट के बारे में आपको हमेशा ये चीज कंफर्म रखनी है, अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा। ये हर एक मैग्नेट के पास में होता है। मतलब कह सकते हो कि मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हर एक मैग्नेट के अंदर एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली मैग्नेट था। ठीक है, और मैग्नेट का काम होता है कि ये आयरन वगैरह, निकल वगैरह हो गया, या फिर कुछ अलग तरीके का मैग्नेट हो गया, तो उन सब चीजों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे मैग्नेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको नोट करिए, तो फिर मैग्नेट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो आगे डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट कौन कौन से टाइप का हो सकता है, कि किस किस तरीके का मैग्नेट दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेट जो होता है, पहला जो मैग्नेट होता है नॉर्मल, जिसके बारे में ज्यादातर बात करी जाती है, बार मैग्नेट के बारे में। ठीक है, ज्यादातर केस में बार मैग्नेट के बारे में ही बात करी जाती है कि मैग्नेट की जो बार मैग्नेट होता है वो किस तरीके से अगर दिखता है। अगर बात करी जाए तो बार मैग्नेट जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है। ठीक है, बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आपने देखा भी होगा, वो लगभग कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है,
जो बार मैग्नेट होता है वो इस शेप में दिखता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसके अंदर आपको एक तरफ नॉर्थ पोल दिखेगा और एक साइड पे साउथ पोल दिखेगा। तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि इट इज ए बार ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब होता है कि इसका जो बार मैग्नेट होता है ना वो रेक्टेंगुलर तो होता है, अब वो जरूरी नहीं होता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला हिस्सा अब वो जरूरी नहीं होता है कि वो रेक्टेंगुलर ही हो, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो सकता है सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब इसका अगर रेक्टेंगुलर शेप में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में इसका ये चीज को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, वो देखो बार मैग्नेट तो रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है, पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी जाए तो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है वो सर्कुलर शेप में भी हो, ठीक है, वो सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, ठीक है। तो बार मैग्नेट जो होता है वो एक टाइप का मैग्नेट ही होता है और उसका शेप कुछ इस तरीके से दिखता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो डिपेंड करता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपका बार मैग्नेट होता है। अब इस बार मैग्नेट के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर ली जाए, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर लिया जाए तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है और अंदर से होते हुए फिर से साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल पे वापस पहुंच जाती है, ठीक है। साउथ पोल से होते हुए वापस पे फिर से नॉर्थ पोल पे पहुंच जाती है। तो ये अगर इसके आपसे कभी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाए तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती हैं और घूमते हुए फिर से नॉर्थ पोल पे पहुंच जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर करेंगी, घूमते हुए फिर से साउथ नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो दिखा सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। और जो बार मैग्नेट होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। अगले टाइप की बात करी जाए तो अगला टाइप जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल के शेप में भी आपका जो बार मैग्नेट है वो हो सकता है। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, तो मैग्नेटिक नीडल का मतलब आपने कंपास देखा है, कंपास में आपने देखा होगा जो कंपास होता है गोल सा होता है, ठीक है। और उस कंपास के अंदर एक सुई होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कंपास के अंदर एक सुई होती है इस तरीके से और उसमें एक साइड लिखा रहता है नॉर्थ पोल और एक साइड लिखा रहता है साउथ पोल, ठीक है। ये कंपास के अंदर होता है, ठीक है। एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है, एक साइड पे साउथ पोल होता है और उसमें एक सुई के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। वो सुई जैसा दिखता है तो उसको मैग्नेटिक नीडल बोला जाता है। ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो एक सुई के फॉर्म में होता है, वो ज्यादातर कंपास में यूज करा जाता है। और वो सुई क्या होती है कि इस तरीके से बनाई जाती है कि उसका जो साइड वाला हिस्सा होता है ना वो साइड वाला हिस्सा उसका पतला होता है, ठीक है। तो वही इसका डेफिनेशन में लिखा गया है कि इट इज अ थिन मैग्नेटिक स्टील नीडल हैविंग pointed and is pointed at its center so that it is free to rotate in a horizontal plane। मतलब इसके साइड वाले हिस्से जो होते हैं वो पतले होते हैं और वो उस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसका जो सेंटर होता है उस सेंटर में, जैसे घड़ी नहीं होती है, घड़ी की जो सुई होती है उनको देखो उनका सेंटर वाला हिस्सा एकदम बीच में लगा रहता है। जैसा घड़ी पूरा होती है, घड़ी में जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी पे सारी सुइयां लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही इस मैग्नेटिक नीडल के एकदम ठीक बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट बनाया जाता है जिस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक नीडल को लटकाया जा सके, ठीक है। तो उसको उस तरीके से फिक्स करा जाता है। तो उस पॉइंट से ये साइड में इस तरीके से ऐसे और या फिर ऐसे इस तरीके से घूमती रहती है, जिस तरीके से उसको डिफ्लेक्शन करना हो उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसके अंदर आपको एक सुई मिलेगी जिसका साइड वाला हिस्सा पतला रहता है, आपने देखा भी है कंपास के अंदर। उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल मिलेगा और एक तरफ आपको साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। अगला नंबर है आपके हॉर्स शू मैग्नेट का, कि हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब होता है ये जो घोड़ा का पैर देखे हो नीचे वाला हिस्सा, वो लगभग उसके जैसा ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ठीक है। घोड़े के पैर के जैसा जो नीचे का हिस्सा होता है जिसको खुर बोलते हैं ना, उसके जैसा जो होता है ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी वही है कि इट हैज शेप ऑफ ए हॉर्स शू, हॉर्स के पैर के जैसा नीचे वाले हिस्से के जैसा इसका शेप होता है हॉर्स शू मैग्नेट का, एंड दस इट हैज नेम शू। तो उसी की वजह से इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है। अब ये दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है वो इस फॉर्म में दिखता है,
ठीक है, और उसके एक साइड पे नॉर्थ पोल और एक साइड पे साउथ पोल। अब इसमें फर्क ये रहता है, इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना, दोनों पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक दूसरे के आमने सामने और पैरेलल होते हैं। देखो, नॉर्थ की ठीक सामने साउथ है, साउथ के ठीक सामने नॉर्थ है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये इस शेप में होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, और इसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, कोई सा भी नॉर्थ और साउथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला नंबर है बॉल इंडियन मैग्नेट का। ठीक है, बॉल इंडियन मैग्नेट क्या होता है? तो बॉल इंडियन मैग्नेट का मतलब होता है कि इट इज अ थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग विद स्फेरिकल शेप। मतलब कि एक ऐसा थिन बार रहेगा जिसका साइड वाला हिस्सा सर्कुलर शेप में या फिर स्फेरिकल शेप में रहेगा, किनारे वाला हिस्सा स्फेरिकल शेप में रहेगा। ठीक है, सपोज करो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। साइड वाला हिस्सा इसका सर्कुलर शेप में रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, एक साइड पे नॉर्थ पोल और एक साइड पे साउथ पोल, ये कुछ इस तरीके का होता है आपका बॉल इंडियन मैग्नेट। के बीच वाला हिस्सा थोड़ा पतला रहेगा और साइड वाला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, मतलब सर्कल के शेप में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉल इंडियन मैग्नेट। ठीक है, तो ये मैग्नेट्स के कह सकते हो कि टाइप्स होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नेट इन जैसा दिख सकता है, इनके जैसा मैग्नेट दिखता है। ठीक है, और एक और होता है जो जनरली हम लोग देखते हैं, गोल वाला, है ना, जनरली हम लोग यही देखते हैं ना, गोल वाला भी होता है ऐसा। तो उसमें जो नॉर्थ और साउथ दिखाना होता है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है ना, उसको जब ऐसे तोड़ते हैं ना, तब जाके आपको नॉर्थ और साउथ अच्छे से क्लियर हो पाता है, एक साइड पे नॉर्थ पोल और एक साइड पे साउथ पोल। तो जब तोड़ के अलग करोगे तो वो लगभग यही फिर से हॉर्सशू मैग्नेट के जैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब वो गोल वाले मैग्नेट को तोड़ के अलग करोगे तो फिर से वो हॉर्सशू मैग्नेट के जैसा दिखता है। ठीक है, तो मैग्नेट इन तरीकों के इन जैसा मैग्नेट दिखता है। ठीक है, तो इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक आगे हम लोग मैग्नेट के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इनको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 हम लोग लिखेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के भी अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी होती है। आपको याद है चार्ज वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी कि सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करता है, डिफरेंट नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक वही अप्लाई करना है यहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन में, मैग्नेट के केस में, कि अगर आपको सेम नेचर का पोल मिल जाए। ठीक है, मैग्नेट की कंडीशन में क्या होता है, पोल चलता है कि सेम नेचर का पोल, अगर आपको सेम नेचर का पोल मिलेगा, ठीक है, तो उनके बीच में आपको रिपल्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंट नेचर का पोल मिल जाए तो उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वो किस तरीके से होगा, तो सेम नेचर का मतलब होता है कि आपको नॉर्थ नॉर्थ हो सकता है साथ साथ में मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको साउथ साउथ, जब नॉर्थ नॉर्थ को पास में लेके आओगे, सपोज करो दिखाते, एक मिनट, मैग्नेट तो नहीं है, इसी से दिखाते हैं। सपोज करो ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये साउथ वाला हिस्सा है और ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, और इस मैग्नेट का ये साउथ वाला हिस्सा और ये नॉर्थ वाला हिस्सा। तो जब मैग्नेट के साउथ वाले हिस्से को देखो, ये दोनों साउथ साउथ वाला हिस्सा है, तो जब मैग्नेट के साउथ वाले हिस्से को पास में लाओगे ना, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, वो दूसरे से मिलेंगे नहीं। जब मैग्नेट के साथ में ऐसा करोगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ में चिपकेंगे नहीं, तो दूर भागते हैं, तो उसको रिपल्शन बोला जाता है। और वही ठीक अगर आप इनके डिफरेंट नेचर के पोल को पास में लेके आओ, मतलब ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसको पास में लेके आओगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। जब मैग्नेट के साथ ऐसा करोगे तो आराम से चिपक जाएगा, तो उसको बोला जाता है अट्रैक्शन। तो जब डिफरेंट नेचर के पोल के साथ में आप ये काम करोगे तो उनके बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन मिलेगा, और सेम नेचर के पोल के साथ में करोगे तो ये उनके बीच में रिपल्शन दिखाएगा। ठीक है, तो सेम नेचर के साथ में रिपल्शन, डिफरेंट नेचर के साथ में अट्रैक्शन, तो ये होता है मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के साइड वाले हिस्से पे चले जाओगे, किनारे वाले हिस्से पे या फिर पोल वाले हिस्से पे, तो पोल पे इसका स्ट्रेंथ जो होता है ना, अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए तो पोल पे इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब कि इसका पोल पे वैल्यूज या स्ट्रेंथ कह सकते हो कि ज्यादा मैग्नेट स्ट्रेंथ जो होता है उसको पोल के पास में बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी ये और प्रॉपर्टी हो सकती है कि पोल का स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कि अगर आप मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए तो उसके पोल के पास में जाओगे तो पोल के पास में स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो मैग्नेट जो होता है ये करता क्या है, तो मैग्नेट ये
स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन्स को या फिर निकल कोबाल्ट हो गया, तो उन सब चीज़ों को वो अपने पास में अट्रैक्ट करता है। ये भी इनकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करता है अपने आसपास में। ठीक है, और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो मैग्नेट जो होता है ये हमेशा पेयर के फॉर्म में चलता है। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो मैग्नेट जब भी चलेगा हमेशा मैग्नेट पोल कह सकते हो, मैग्नेट का जो पोल होता है, ठीक है, मैग्नेट का जो पोल होता है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में चलता है। मतलब हमेशा उसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा। हर एक मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल रहेगा, एक तरफ साउथ पोल। तो ये भी एक तरीके से मैग्नेट का प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि मैग्नेट पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी मैग्नेट के पोल की बात करी जाएगी तो हमेशा पेयर में आपको दिखेगा। मतलब एक साइड नॉर्थ पोल रहेगा तो एक साइड साउथ पोल। ये नहीं कि एक ही दिखेगा, है मैग्नेट है, एक ऐसा मैग्नेट है उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, या फिर एक मैग्नेट है उसमें सिर्फ साउथ पोल है। नहीं, हर एक मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस तरीके से है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये साउथ इधर भी हो सकता है, नॉर्थ इधर भी हो सकता है। तो हर एक मैग्नेट में जो भी पोल होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर एक मैग्नेट में कंपलसरी होता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है, आपको याद है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, चार्जिंग वाली कंडीशन में हम लोग इंडक्शन पढ़े थे, इंडक्शन मेथड। जब किसी चार्ज को चार्ज करना होता है तो उसमें क्या करा गया था कि बिना टच करवाए किसी एक मेटल पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रॉड को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके जाके हमने उसको चार्ज करवाया था। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन में भी होता है कि मैग्नेट को मैग्नेट के एरिया में अगर कोई और चीज ऐसी आती है जिसमें मैग्नेट नहीं है तो उसको वो चार्ज करके या फिर उसको मैग्नेटाइज कर देता है। ठीक है, वो मैग्नेट उसको मैग्नेटाइज कर देता है। जैसे लोहा, अगर आपको नॉर्मल लोहा दे दिया जाए और कहा जाए कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, फिर लोहे को लोहे के साथ में चिपकाना हो जाए तो नहीं चिपकता है, पर लोहे को अगर मैग्नेट के साथ में चिपकाना हो जाए तो चिपक जाता है। ये आपने देखा होगा। तो वो जो लोहा होता है अगर उसको मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोहे को लेके जाते हो मैग्नेट के, तो वो मैग्नेट क्या करता है, उसको मैग्नेटाइज करता है। मतलब अपनी कुछ प्रॉपर्टीज उस लोहे को देता है, ऐसा कह सकते हो। तो वो जो लोहा होता है वो भी मैग्नेटाइज होता है, तो मैग्नेट की तरह उस टाइम काम करने लगता है उसके पास में जाके, तब जाके वो मैग्नेट के साथ में चिपक जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। आगे आगे डिस्कस करा जाए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के एरिया में जहां तक किसी और चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होता है कि कोई भी मैग्नेट अपने आसपास के एरिया में जहां तक किसी और मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि द स्पेस इन विच कोई और, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक मैग्नेट रख दो, वो अपने आसपास के एरिया में जहां तक कोई और मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पाएगा फिर रिपेल कर पाएगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने की बात आए तो उसको हमेशा बी से दिखाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी, कैपिटल बी से दिखाया जाता है। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड एक टर्म मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहली चीज तो ये याद रख लेना कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे रियलिटी में मैग्नेट एग्जिस्ट करता है उस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती नहीं है, बस हम लोग अपनी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, है ना, अपनी सुविधाओं के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये अब होती क्या है, तो पहली चीज तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। दूसरी, ये जो सपोज करो कि आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक नॉर्थ पोल को खुला छोड़ दो, नॉर्मली छोड़ दो, जाओ घूमो, तो जब एक नॉर्थ पोल जिस एक्सिस के थ्रू चलता है आगे बढ़ता है,
ठीक है। इसे सपोज करो कि आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अपने एक नॉर्थ पोल को खुला छोड़ दिया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब नॉर्थ पोल को छोड़ दोगे तो वो जो नॉर्थ पोल है वो जिस एक्सिस के थ्रू आगे बढ़ेगा, जिस लाइन में, जिस पाथ पे, जिस एक्सिस के थ्रू आगे बढ़ेगा, उस डायरेक्शन को, उस लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। ठीक, दूसरी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाने के यूज करते हो। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर ले। तो इसकी प्रॉपर्टीज में, चलो इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी लगे हाथ। प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है और घूम फिर के फिर से नॉर्थ पोल में पहुंच जाती है। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो ये एक मैग्नेट है और उसमें ये एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, ये मैग्नेट जो फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती हैं और वो घूमते हुए फिर से उसके अंदर से वापस से नॉर्थ पोल में पहुंच जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर से वो नॉर्थ पोल पे वापस पहुंच जाती है। तो उसको कहा जाता है कि पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एग्जिट कहाँ से करेंगी? तो ये एग्जिट करती हैं नॉर्थ पोल से, ठीक है, एंटर करती हैं ये साउथ पोल में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी कि ये नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं और साउथ पोल में जाके एंटर करती हैं और घूम फिर के फिर से उसको पूरा कर लेती हैं, वापस से साउथ से फिर से नॉर्थ में आ जाती हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में एंटर करी और घूम फिर के फिर से वापस पहुंच गई नॉर्थ पोल में। तो ये देखो एक आपका एक क्लोज लूप बन गया। तो इसको कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व या फिर क्लोज लूप के फॉर्म में चलती हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कि इसके मैग्नेटिक पोल्स पे जब जाओगे, ठीक है, पोल के पास में जाओगे तो पोल के पास में देखो, अगर मान लो कई सारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकाले यहाँ से हम, अगर कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो इसके जब पोल्स के पास में जाओगे ना तो पोल्स के पास में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा दिखेंगी आपको। दूर, इससे जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी फैलती हुई दिखेंगी। तो पोल्स के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ कहाँ पे बहुत ज्यादा होता है? तो मैग्नेट के पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके पोल पे बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पोल के पास में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, रीजन वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन खींचना पड़ेगा। ठीक वैसे ही इसमें भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, अगर क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे आपको दो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन खींचना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना हो तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जैसे में अगर मान लो इसका आपको डायरेक्शन बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताना हो, तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताना हो तो किसी भी पॉइंट पे आप कोई टेंजेंट खींच दो, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे वो टेंजेंट क्या करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में पता करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दो, सीधी लाइन खींच दो 90 डिग्री की, वो उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी हो गई। ठीक है, तो इनको नोट करिए, इसमें जहां नहीं समझ में आया होगा या फिर जब कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे कुछ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से कुछ रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक
एक्सिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक पोल क्या होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर, और एक चीज मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक लेंथ एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो चलो तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि सपोज करो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रही हैं, सपोज करो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो तो इनके बीच का डिस्टेंस लगभग सेम दिख रहा है आपको, इनके बीच का गैपिंग लगभग सेम दिख रहा है ना, लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर ऐसा मैग्नेट जहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, एक दूसरे से कनेक्ट ना करें, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो भी मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड रहेगा मैग्नेट का वो इक्वल रहता है, ठीक है। मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहता है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मैग्नेट का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चले और उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, ठीक है। अगला बात है कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। सेकेंड चीज मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, तो अगर इसके बारे में डिस्कस करना हो तो मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब होता है, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट में ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल, ठीक है। लगे हाथ नॉर्थ और साउथ पोल भी देख ले, ये पोल वाला भी देख लेना, थर्ड वाला भी, कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं ना, मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं उसको मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेट में जो पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसको मैग्नेटिक पोल बोला जाता है, या फिर मैग्नेट के जो भी पोल्स होते हैं उसको मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। और हर मैग्नेट में दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन होती है ये मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बताती है। इस लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इस लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है, कि मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के सेंटर से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचो तो उसको वो बीच से क्रॉस कर जाएगी, तो इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है जो मैग्नेट को बीच से एकदम सीधा 90 डिग्री पे अलग अलग कर दे, उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। और जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए जाएगी उस लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगला नंबर है मैग्नेटिक लेंथ का, कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। तो मैग्नेट के लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, ऐसा याद रखना। देखो मैग्नेट, सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब मैग्नेट के जो पूरी डिस्टेंस होती है ना, मैग्नेट का जो पूरा डिस्टेंस होता है उसके पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ग्राफिकल डिस्टेंस या जियोग्राफिकल लेंथ बोलो, लेंथ चल रहा है तो लेंथ बोलो। मैग्नेट के पूरे डिस्टेंस को, मतलब जितना बड़ा पूरा मैग्नेट है उतने पूरे बड़े मैग्नेट को जियोग्राफिकल लेंथ बोला जाता है, मैग्नेट का जियोग्राफिकल लेंथ है वो, ठीक है। और मैग्नेटिक लेंथ का मतलब होता है मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल का डिस्टेंस, जो भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना वो मैग्नेट के ठीक किनारे पे नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। जब भी हमने देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया, देखो मैग्नेट के थोड़ा सा आगे ही बनाया, किनारे के थोड़ा सा आगे बनाया है। तो मैग्नेट का जो भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना उनके बीच का जो भी लेंथ होगा उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के लेंथ को आप बोलोगे मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेट के पूरे हिस्से के लेंथ को बोला जाएगा जियोग्राफिकल लेंथ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक लेंथ होता है इसका एक फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो 5/6 टाइम्स ऑफ जियोग्राफिकल लेंथ होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल लेंथ का 5/6 टाइम होता है मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। कि जो भी जियोग्राफिकल लेंथ रहेगा उसका 5/6 टाइम करोगे तो आपको मैग्नेटिक लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी। हर एक मैग्नेट के लिए सेम फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है।
कि किसी भी मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक लेंथ निकालना है तो उसका जो भी जियोग्राफिकल लेंथ होगा उसमें 5/6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक लेंथ निकालने का, 5/6 इंटू जियोग्राफिकल लेंथ। ठीक है, तो ये अभी तक आई थिंक पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, है ना। मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल 5/6 इंटू जियोग्राफिकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ मैग्नेट से रिलेटेड टर्म्स थे। ठीक है, तो इनको नोट करो। तो हम लोग आगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको नोट करिए। तो चलो, तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था कि दो चार्जेस लेने हैं, चार्जेस को पास पास में रखना है, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा तो उनसे जो फॉर्म तैयार होगा उसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलोगे। ठीक वैसे ही आपके मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है कि आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल्स होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल होगा, उन दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, उनको जब पास पास में रखेंगे तो जो फॉर्म तैयार होगा उसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बोलोगे। ठीक है, और मैग्नेटिक पोल्स को दिखाया जाता है क्यू एम करके। ठीक है, ये याद रखना, मैग्नेटिक पोल्स को क्यू एम करके दिखाया जाता है। अब आपको मैग्नेटिक डाइपोल तैयार करना है तो आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल होने चाहिए जिनको आपको कुछ डिस्टेंस पे रखना है। तो सपोज आपके पास में QM1 नाम का एक मैग्नेटिक पोल है और QM2 नाम का एक मैग्नेटिक पोल है। इनको आप कुछ डिस्टेंस पे रखोगे तो उनके बीच में जो भी आपको, एक को प्लस कर लेना और एक को माइनस कर लेना। ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस सपोज करते हैं कि 2L है, जो हमने पहले लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में। ठीक वही इधर भी लेके चलते हैं कि 2L है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल ये इस तरीके से आपको बन के मिलेगा कि आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, प्लस QM1 और माइनस QM2, उनके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक वो डाइपोल है। ठीक है, चलो आगे अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो जैसे उसमें चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन किए थे, चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन किए थे, बीच के डिस्टेंस को मिला के मल्टीप्लिकेशन करे थे, है ना। ठीक वैसे इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, इसमें लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तैयार करके मिल जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखाया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल m से दिखाते हैं और मैग्नेटिक ये पोल जो होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस मैग्नेटिक पोल को ना एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पोल का आपको प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड लेना है और उसके बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक पोल QM और इसके बीच का डिस्टेंस हमने सपोज करा है 2L, तो ये हो जाएगा 2L और ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल QM इंटू 2L। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। एक चीज और, अब आगे इसका अगर यूनिट निकालने जाओगे तो यूनिट निकालने के लिए आपको पहले तो QM मतलब मैग्नेटिक पोल या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का यूनिट पता होना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है QM, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पोल को QM से दिखाते हैं और उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट निकालने जाओगे तो QM मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर और ये डिस्टेंस है तो इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका अगर डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन निकालोगे तो एम्पियर का तो ए ही रहेगा, मीटर स्क्वायर का मतलब L2 हो जाएगा, मीटर को L से दिखाते हैं तो ये AL2 हो जाएगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल। अब आगे इस पे आपको कुछ फॉर्मूलेस तैयार करवाए गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कुछ रिलेटेड फॉर्मूलेस निकाले गए थे, एक्सियल पॉइंट पे करके एक्सियल पे निकाला गया था। ठीक है, उसके बाद इक्वाटोरियल पे निकाला गया था, है ना।
इक्वेटर पे इक्वाटोरियल पे निकाला गया था और उसमें एक टॉर्क निकाला गया था। ठीक है, तो सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई करते हैं, इसमें भी आपको फिर से वही निकालना पड़ता है। बस अब क्या कर दिया है कि अब के सिलेबस के हिसाब से उसने डेरिवेशंस कट कर दिए हैं। ये फायदा आपके लिए है, उसने डेरिवेशंस कट कर दिए, आपको डेरिवेशंस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे पीछे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस टाइम पे जैसे सपोज करो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल, इक्वाटोरियल और इलेक्ट्रिक टॉर्क पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक्सियल कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वो मिला था 1/4πε0, या फिर इसको ऐसा लिख लो सीधा सीधा, स्मॉल के 2p/r³। ये फॉर्मूला मिला था। स्मॉल के मतलब 1/4πε0 होता है, तो स्मॉल के 2p/r³, ये फॉर्मूला होता है आपके एक्सियल कंडीशन में। इक्वाटोरियल में निकाला गया था स्मॉल के p/r³, ये इक्वाटोरियल के निकाला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही टॉर्क जब निकाला गया था, टॉर्क निकाला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में pe sin थीटा, ये करके निकाला गया था। ठीक है, अब उसमें जो p था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और e था इलेक्ट्रिक फील्ड, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसी चीज को जब आप ये मैग्नेट वाली कंडीशन में चेंज करके लिखोगे ना, तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, डेरिवेशन इसका वैसे ही सेम होता है, पर डेरिवेशन आपको नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। तो एक्सियल कंडीशन में जब निकालोगे, तो एक्सियल कंडीशन में जब आप ये मैग्नेटिक के लिए निकालोगे ना, मैग्नेट कंडीशन में एक्सियल, ठीक है, मैग्नेट के लिए इक्वाटोरियल के लिए निकालोगे, ठीक है, और टॉर्क निकालोगे मैग्नेट वाले कंडीशन में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो अगर आप मैग्नेट की कंडीशन में निकालोगे तो के को के ही रहने देना। ठीक है, बस फर्क क्या है, इधर वाले के की वैल्यू ये होती है μ0/4π। ठीक है, इधर वाले के की वैल्यू ये होती है। ठीक, तो ये के को तो हटा दो, तो के को के ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पी की जगह पे आपको रखना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेट का होता है उसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक वाले डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, मैग्नेट वाले डाइपोल मोमेंट को एम से दिखाते हैं, /r³। तो फॉर्मूला ये बनेगा के 2 r³ और p की जगह पे m, मतलब इलेक्ट्रिक वाले में डाइपोल मोमेंट p होता है, मैग्नेटिक वाले में m होता है, तो सेम सेम फॉर्मूला मिलेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज है। आगे इक्वाटोरियल पे जाओगे तो k m की p की जगह पे m/r³, ये फॉर्मूला मिलेगा। जब टॉर्क की कंडीशन में जाओगे तो टॉर्क में p क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल m, e क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो b होता है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये हो जाएगा mb sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल mb sin थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन में, pe sin थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज होता है। तो ये फॉर्मूले जो थे तीनों आपको डायरेक्ट पढ़ने थे। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, इनका डेरिवेशन वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें से थोड़ा मेन है। ये कह सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल mb sin थीटा, ये क्या होता है? जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उतना टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क इज इक्वल mb sin थीटा। ठीक है, तो इनको नोट करिए, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक रहेगी टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास्ड। ठीक है, जब करंट पास नहीं करा गया था, किसी डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, तो उस टाइम पे फॉर्मूला मिला था टॉर्क का mb sin थीटा, अभी हम लोग लिखे थे नीचे। ठीक है, और ये कह रहा है कि आपको वो फॉर्मूला निकालना जब किसी सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें करंट पास करवाया जाता है, तब टॉर्क की वैल्यू निकाल के बतानी है। उस टाइम पे टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB sin थीटा, और ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन कट गया है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका फॉर्मूला होता है उस टाइम पे टाउ इज इक्वल NIAB sin थीटा। m मतलब जानते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, जो आप उसमें सबस्टेंस रखोगे ना, वो सबस्टेंस कितनी बार है वो नंबर ऑफ टर्न्स बताएगा। I मतलब करंट होता है, ठीक है, करंट हो जाएगा। ए मतलब होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंगल वगैरह है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब आप मर्ज करोगे तो आपको ये मिलेगा mb sin थीटा इज इक्वल NIA sin थीटा b।
ठीक है। तो इसमें देखो बी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको एम की वैल्यू मिलेगी NIA। तो ये जो मैग्नेटिक, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। ये एम जो था वो मैग्नेटिक डाइपोल था, तो मैग्नेटिक डाइपोल का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा NIA। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोल का एक फॉर्मूला था M इज इक्वल क्या कहते हैं QM×2L। एक तो ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो NIA। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था जो आपको ये वाली फॉर्मूले पढ़नी थी, टॉर्क इज इक्वल NIAB sin थीटा, जो आपके सिलेबस में कट गया था। ठीक है। तो जब कोई कंडक्टर बॉडी को या फिर कोई ऐसा सबस्टेंस जिसमें करंट पास हो रहा हो और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर इतना टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है। और किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस टाइम पे इतना टॉर्क जनरेट होता है। दोनों को मर्ज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका एक ये फॉर्मूला मिलेगा NIA। ठीक है। चलो आगे इसी के हाथ में, इसी के साथ साथ में एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जब मैटर के बारे में, ठीक है, जो चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें जो मैटर होता है ना कि मैग्नेट कौन कौन से मैटर से बनता है, तो मैग्नेटिज्म में मैटर के बारे में डिस्कस करा जाए तो आपको पढ़ना पड़ेगा फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म फिर ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म, और एक और है डाईमैग्नेटिज्म। आपको इन तीन मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब इन्हीं इन्हीं जगह से ना क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, डाईमैग्नेट, यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं 1-2 मार्क्स के। ठीक है। अब जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसका मतलब क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिज्म एक इस तरीके का मैग्नेट होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने पास में अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है। उसको फेरोमैग्नेटिज्म बोला जाता है कि ऐसा मैग्नेट जो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर पाए उसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है। कि ये वो मैग्नेटिज्म होता है कि दोज टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म which strongly behave, which have strongly magnetism in external मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप फेरोमैग्नेटिज्म नाम के सबस्टेंस को रखोगे ना तो वो स्ट्रांगली बिहेव करता है और वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर इसको फिगर के फॉर्म में देखना हो तो सपोज करो ये एक मैग्नेट है। ठीक है। ये एक फेरोमैग्नेट है। अब ये फेरोमैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवाता है। सपोज जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है। अब ये जैसे ही मैग्नेटिक फेरोमैग्नेट के पास में जाएंगी, ये फेरोमैग्नेट क्या करता है, इनको अपने अंदर खींचना स्टार्ट करता है। तो ये फेरोमैग्नेट के अंदर पास में होते हुए गुजरेंगी, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जा रही थी वो सब के सब अब फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर से जाएंगी, फेरोमैग्नेट के अंदर से जाएंगे। तो ये फेरोमैग्नेट इतना स्ट्रांगली बिहेव करता है, इन सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है और उसको अपने अंदर से पास करवाता है फिर। ठीक है। अगला एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिज्म की कि ये जो होता है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने का काम करता है। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसके पास में एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फेरोमैग्नेटिज्म वाले सबस्टेंस होते हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी लगभग उसी टाइप का होता है, बस इसमें ये होता है कि इसके पास में वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं होता है, इसके पास में ना थोड़ा वीक मैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म के पास में वीक मैग्नेटिज्म होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं होता, ये वीकली बिहेव करते हैं। ठीक। बाकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग इसके ही जैसी हैं कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी ये भी जाती हैं कि जो पैरामैग्नेटिक वाली फील्ड लाइंस होती हैं ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ही जाती हैं। ठीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ये भी जाती हैं, बस ये क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम अट्रैक्ट कर पाती हैं। जैसे ये कोई मैग्नेट है। ठीक है। इस मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी। ठीक है। अब इसको अंदर से जाना था तो ये क्या करता है, पास तो करवाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकिन बहुत कम ही पास करवा पाता है। ठीक है। ये अपने अंदर से बहुत कम पास करवा पाता है। ठीक। इस फेरोमैग्नेटिज्म क्या था कि सबको अपने अंदर से खींच के पास करवाना चाहता है, पर ये इतना वीक होता है कि सबको अपने अंदर से पास नहीं करवा पाता। यही दोनों में डिफरेंस होता है। और एक होता है डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक क्या होता है, ये इन दोनों से उल्टा चलता है। ठीक है।
डायमैग्नेटिक इन दोनों से उल्टा चलता है। ये क्या करता है, इनको रिपेल करने का काम करता है। ऐसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी तो इसके अंदर से जाना चाहिए था, पर ये क्या करता है, इनको रिपेल करता है, तो ये इसके बाहर से ही जाती है, अंदर से नहीं जा सकती इसके, ठीक है। ये इसको रिपेल करके इनको बाहर से भेज देता है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक जो होता है वो इनसे एकदम उल्टा चलता है, ये रिपल्सन का काम करवाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में रिपल्सन की तरह बिहेव करता है, ठीक। और इसमें जैसे ये फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म क्या था कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंटर करती हैं, पर ये जो डायमैग्नेटिक होता है ये उल्टा चलता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से ये वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंटर करती है, ये थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म के कुछ टाइप्स कह सकते हो कि मैग्नेटिज्म सबस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इनको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आगे डिस्कस करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं जो आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर के भी लास्ट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। तो इसको अगर दिखाना हो तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो ये एक ऐसा मटेरियल हो सकता है या फिर एक ऐसी चीज होती है जो किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाता है, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मटेरियल रखा गया है, कोई मैग्नेट रखा गया है, तो उसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाना होता है तो ये चीज काम में आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने का काम करती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर डिस्कस करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल बी डिवाइड बाई एच, ठीक है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल बी डिवाइड बाई एच। अब ये म्यू को देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं और बी और एच क्या होता है, तो बी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। बी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, इंडक्शन, और एच को मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहा जाता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। बी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, एच को मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहा जाता है, तो उसके रेशियो को हम बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें इसके तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, थ्रू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने के लिए किसी मटेरियल्स के अंदर से जिस एबिलिटी का यूज करा जाता है उसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अगला टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज ऐसे इधर है ना फॉर्मूले में कि म्यू इज इक्वल बी डिवाइड बाई एच मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइड बाई मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को दिखाते हैं बी से, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से दिखाते हैं और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एच से दिखाते हैं। अभी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाना हो तो फाई बी से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको फाई ई से दिखाते हो, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको फाई बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो पर यूनिट एरिया से कितना पास करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया से, उस मटेरियल के पर यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो पर यूनिट एरिया से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लिखना हो तो B इज इक्वल लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, म्यू इज इक्वल फाई बी डिवाइड बाई ए, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अगला अगर इसका यूनिट वगैरह डिस्कस करना हो तो एक तरीके से ये कह सकते हो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना वो मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, तो इसका यूनिट लिखना हो तो आप टेस्ला करके लिख सकते हो, चाहो तो आप टेस्ला करके लिख सकते हो इसका यूनिट, क्योंकि ये लगभग मैग्नेटिक फील्ड ही होता है एक तरीके से, ठीक है। अगला नंबर है मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब डिग्री अप टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो अब मटेरियल को मैग्नेटाइज करवाता है। जैसे किसी चुंबक के पास में, किसी मैग्नेट के पास में कोई और
आयरन वगैरह लेके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट तो करता है ना, तो उस आयरन के पास में तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं है, पर वो मैग्नेट क्या करता है, उसको मैग्नेटाइज करता है, तब जाके वो मैग्नेट में जो आयरन होता है अट्रैक्ट कर जाता है। तो मैग्नेट जब उसको मैग्नेटाइज करता है उस आयरन को, तो उस आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स जनरेट करता है, जो फोर्स लगाता है, उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। ठीक है, और इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला डिस्कस करना हो तो यहीं से निकाल सकते हो। H इज इक्वल कर लो, म्यू को नीचे भेज दो, H को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा B डिवाइड बाई H, B डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइड बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। ठीक है, अगला नंबर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जब आप ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने के बाद जब वो मैग्नेटाइज होता है तो पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, तो उस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट तैयार हुआ होगा, कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तैयार हुआ होगा, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो सब एक लाइन से रिलेटेड करते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि मटेरियल में से कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाएंगे, वो होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर यूनिट एरिया से कितना पास करेगा उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। अब उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स लगाओगे उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को I से दिखाते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिखना हो तो I इज इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब स्मॉल m डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम है तो V, मतलब स्मॉल m डिवाइड बाई V, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का I इज इक्वल m डिवाइड बाई V। m आपका डाइपोल मोमेंट है, V आपका वॉल्यूम है। अगला लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जो भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, जो भी आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया था किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, तो वो कितना पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटाइज होके कितना मैग्नेटिक मोमेंट तैयार करता है, उनके रेशियो को बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कि कितना इंटेंसिटी जनरेट हुआ था मैग्नेटाइज करने पे और कितना आपने फोर्स लगाया था उसको बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसको दिखाते हैं काई, बी से दिखा सकते हो, काई से दिखा दो। ठीक है, काई से दिखाते हैं इसको, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको काई एम पढ़ा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इसको, काई एम लिखा जाता है। ठीक है, काई एम से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, पहले ऐसा लिख लो कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रेशियो को बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा काई एम इज इक्वल, इंटेंसिटी को I से दिखाते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से दिखाते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा काई एम इज इक्वल I डिवाइड बाई H। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, तो किसी मटेरियल से, ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करना हो जाए तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, उस मैग्नेटिक जब उस मटेरियल को या फिर जो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उसको पास करवाने के लिए पर यूनिट एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने पे जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तैयार होगा वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाएगी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रेशियो को बोला जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा टॉपिक आज का खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो अगली वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई टॉपिक है जो आपको समझ में ना आ रही हो, उस टॉपिक पे अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, तो फिर हम लोग उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक।